नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और हम यहाँ पे बातें करते हैं भारत के संदर्भ में जो भी विषय है उनके बारे में। आज का जो विषय है वो मैंने टॉपिक लिया है वो है हाई स्पीड रेलवे, यानी जो आम भाषा में बुलेट ट्रेन जिसको कहते हैं, उसको लेके इसका जो क्या इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा, शॉर्ट टर्म क्या स्टिमुलेशन जो इकोनॉमी को मिलती है वो कैसी रहेगी। इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे वीडियोस बन चुकी हैं, काफ़ी जो न्यूज़ आर्टिकल्स इस पे लिखे जा चुके हैं और डिस्कशन हुए हैं, एनालिसिस डिस्कशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। साथ में जो भी डील हुआ है हमारे भारत और जापान के बीच में, उसमें भी जो भी उसके कंडीशंस थे उसके बारे में भी आपको ज्ञात होगा। जो शिंकानसेन जो वहाँ की रेल है उसकी टेक्नोलॉजी, साथ में जो लोन है उसके बारे में आपको इसमें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आलोचनाओं की बात भी है, आलोचनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हुई इसके बारे में, तो इन सब चीज़ों में हम हल्का सा देखेंगे। उसके बाद मैं इसके पॉजिटिविटी को सामने रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि वही हमारा फोकस है। उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं कि जो बुलेट ट्रेन की जो ज़रूरत है वो अभी हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे जो आलोचनाएं हो रही है वो इस हिसाब से है कि भारत अभी भी एक डेवलपिंग देश है, यहाँ पे काफ़ी गरीब है, तो उनको प्रेफरेंस देने के बदले आप एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये एक संक कॉस्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको रिटर्न मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है, रिटर्न जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए इन पे काफ़ी एक वैलिड सा क्रिटिसिज्म लगता है। साथ में ये भी कहा गया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते टिकट को, या यहाँ पे वाइबल नहीं है, इन बातों को भी कहा गया है। तो इस तरह या जो करेंट सिस्टम है उसको अपग्रेड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा सार्थक रहेगा। इन सब बातों में जो है आपको लगेगा कि ये रैशनल बातें हैं, लेकिन अगर हम कई एग्जांपल्स देखें और इसको थोड़ी सी गहराई में देखें तो एक अलग नज़रिया सामने आता है। तो जो इन सब क्रिटिसिज्म है उनका एक जो जवाब होगा वो हमारा दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो के जो शुरुआत में भी जब प्रपोजल था उस समय भी इस तरह की ही चर्चाएं थी, इस तरह की आलोचनाएं थी, और आज के दिन में हम देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो, यहाँ पे मैंने जैसे लगा के रखा है कि विकिपीडिया पे दिल्ली मेट्रो का, और यहाँ एक्सपेंशन की बात कर रहा था तो 2002 यानी 2002 में शुरू होने वाली 18 साल पहले आज जो है उसका ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सपेंडेड नेटवर्क है। 18 और अब तो 20 साल होने जा रहे हैं क्योंकि 2021 भी ख़त्म होने वाला है, 2022 चढ़ने वाला, तो 20 साल के लगभग लगभग होने के आसार हो गए। और यहाँ पे एनिमेटेड जो है प्रोजेक्ट वो आप देख सकते हैं किस तरह पर ईयर जो है नेटवर्क वो आगे बढ़ता गया, एक्सपैंड होता गया। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 2 3 चल रहा है, अभी ऑपरेशनल है, और जो प्रोजेक्ट 4 है वो बन रहा है। प्रोजेक्ट 5 की भी है चांसेस आने की, प्रपोजल है, क्योंकि जो एनसीआर है वहाँ भी नेटवर्क लाइन बिछी हुई है, उनको और एक्सपैंड करके कनेक्ट करके एक होल एनसीआर रीजन दिल्ली का वो सारा कुछ एक दूसरे से वेल कनेक्टेड रहेगा। तो वो नेटवर्क फेज़ 5 के उसमें आएगा। और फिर जो इस फेजेज हैं इसके बाद इतने ज़्यादा एक्सपेंशन के बाद भी वहाँ पे राइडरशिप भी है वो भी बढ़ती जा रही है। 1 2 साल उसमें कमियाँ आई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा होगा कि 2 साल कमियाँ आई है, और 19 20 में भी कमी आई होगी, या ये 20 21 में तो कमियाँ जरूर आई है क्योंकि ये जो लॉकडाउन है और इस तरह की चीज़ें हैं उसके कारण भी। लेकिन रेवेन्यू है वो भी बढ़ता गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लॉस मेकिंग एंटिटी जरूर है क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है, और गवर्नमेंट जो ओन रहती है उसके फेयर के जो प्राइसेस रहते हैं वो काफ़ी लो रहते हैं, क्योंकि आपको एकोमोडेट करना है जो नॉर्मल जो ट्रैवलर है, कम्यूटर है, उनको। तो इसीलिए जो सब्सिडीज़ है उन टिकट्स पे उसके कारण रेवेन्यूज है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो लगभग जितने भी
गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनमें लॉस मेकिंग एंटिटी ज़्यादा है। इसी तरह आप रेलवे में भी देख सकते हैं, जो इंडियन रेलवे वो भी एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। उनकी जो कमाई है वो बेसिकली फ्रेट से आती है, और फ्रेट हमारे यहाँ काफ़ी स्लो है और काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड जो नेटवर्क लाइन है, तो इसीलिए उसमें भी जो कमाई है उसमें लॉस मेकिंग ज़्यादा होता है। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारे डेडिकेटेड जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं जहाँ पे फ्रेट लाइंस अलग होंगी पैसेंजर लाइन से, जो अपग्रेडेशन जिसको कहते हैं एग्जिस्टिंग लाइन का, वो हो रहा है। तो इस तरह से वो फिर उस रेंज में जाएंगी जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उनको मिलेगी। अब यहाँ पे देखें कि यही मैं बता रहा हूँ कि ये अब एक तरह से दिल्ली मेट्रो सक्सेस स्टोरी बन गया है। वो सारे क्रिटिसिज्म जो आलोचनाएं थे उसको ये करते हुए दरकिनार करते हुए, हाँ ये जरूर है कि कुछ लाइंस जो है वहाँ पे पैसेंजर राइडरशिप कम रहेगी, कुछ लाइंस में कभी ज़्यादा रहेगी। तो ये तो आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पर निर्भर करता है, जो जॉब्स हैं कहाँ पे, जहाँ ऑफिसेज हैं, रेजिडेंशियल एरिया, उसको लेके निर्भर करता है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना एक्सपेंशन हुआ है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क लाइंस में एक है दिल्ली मेट्रो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फायदे जो हुए हैं, वो है दिल्ली मेट्रो के कारण जो फेज 4 इंडिजिनस सॉफ्टवेयर जो IPMS इसको कहते हैं, IPMS जो है इसको इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सर्विस या सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप रिमोटली कोई भी जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स होगी, लेबर जो है या कॉस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सप्लाईज, ये सब की जो है वो आप दूर से ही मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसका यूज जो है अभी फेज 4 कंस्ट्रक्शन में, साथ में जो पटना मेट्रो है उसको भी DMRC ही बना रहा है, तो इसलिए वहाँ भी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। एक और जो है सिग्नलिंग, पहले हम बाहर के जो टेक्नोलॉजी है उसको लेते थे, इंपोर्ट करते थे। अब दिल्ली मेट्रो ने खुद ही इंडिजिनस सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है, और ये बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है रेलवेज में, तो इसीलिए इसको डेवलप करना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 90% ऑफ दिल्ली मेट्रो कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसका मतलब यहाँ पे अब जो है हम अपने कोचेज खुद बनाने लगे हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन हाउस कैपेबिलिटी हमारी बढ़ गई है। अभी यहाँ पे 3 कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कोचेज, जिसमें बम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन कनाडा की है, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और एल्स्टॉम जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो इन तीनों ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, साथ में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने जो है रैक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किए थे सिडनी मेट्रो लाइंस के लिए, और अब कनाडा से बात हो रही है, वहाँ पे भी हमने एक्सपोर्ट करना है, साथ में और कई देश जो है वो भी इंटरेस्टेड है, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की सक्सेस के कारण कई और राज्य जो है वो भी अपने शहर में मेट्रो लाइन बिछाना चाहते हैं, और कई राज्यों ने बिछा रखा है, वहाँ ऑपरेशनल भी है, कई में कंस्ट्रक्शन जारी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है उनका कहना है कि जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी, इनका कहना है कि 25 इंडियन सिटीज़ विल हैव अ टोटल मेट्रो लाइन ऑफ नेटवर्क ऑफ 1700 किलोमीटर्स बाय 2025। तो 2025 तक जो है 1700 के करीब पूरी लाइन जो है किलोमीटर वो बिक जाएगी, और 25 शहरों में मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी 13 से 18 के बीच में जो है वो ऑपरेशनल है या अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की सक्सेस स्टोरी बार बार रिपीट की जा रही है। अब यही चीज़ें हम बुलेट ट्रेन पे लागू करें तो आप देख सकते हैं कि पहले तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो नई चीज़ें हो रही है उसके बारे में, जैसे ये हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान है, ये नया बना है, इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है ये उन लोगों को दी जाती है जो नए सेक्टर जो बन रहे हैं बुलेट ट्रेन के आने से, उनमें वो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सके, ट्रेनिंग ले सके, जो कि जापान के थ्रू उनको ट्रेन किया जा रहा है,
और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में उस तरह के करिकुलम जो जापान में अवेलेबल है उनको ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे और दूसरा जो है एक ये स्टेशन है जो अहमदाबाद स्टेशन, इस तरह करीब 6-7 स्टेशन और बनेंगे जितने जो स्टेशन बिटवीन है। तो इस तरह के ही स्टेशन थोड़े छोटे बड़े, इसमें भी काफ़ी जो भारतीय कंपनियां हैं वो आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, प्राइवेट जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आके काम करेंगे। तो इसीलिए आपकी जो एक तरह से जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन वर्क में, इंफ्रा वर्क में काफ़ी ज़्यादा आपको जॉब क्रिएशन की उम्मीद रहेगी और चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल जो दिल्ली में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ये हुआ 90,000 जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, जिसमें 58 जो जॉब्स हैं, 58,000 जॉब्स वो डायरेक्ट हैं, जिसमें 51 जो है वो 1000 वो अनस्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों मिला के 51,000 और 7,000 जो वो इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर है। बाकी जो 34,000 जॉब्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या सप्लायर्स हैं जो इनडायरेक्टली इनसे जुड़े हुए हैं, उनके 34,000 जॉब क्रिएट हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर और जो बातें हैं ये अभी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इस तरह के जॉब क्रिएशन हुए, मात्र एक प्रोजेक्ट के दौरान। आगे यहाँ पे फिर एक और जो बात है वो है कि जितने भी ये बन रहे प्रोजेक्ट उसमें 463 किलोमीटर्स ऑफ वायाडक्ट जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं उनकी बात की गई, जिसमें 28 स्टील ब्रिजेज भी है। और फिर जो ट्रैक है आगे उसमें 8 माउंटेन टनल्स है और 1 ग्राउंड अंडरग्राउंड टनल है और 1 अंडर सी टनल है। तो इस तरह के जो सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी टेक्निकल जो चीज़ें ली जा रही उनकी मदद ली जा रही, जिसमें 12 स्टेशंस भी बनेंगे। फिर रोलिंग जो स्टॉक डिपो है वो, उसके बाद 8 मेंटेनेंस डिपो, साबरमती पैसेंजर हब, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी का जो पूरा एक वो होगा साधन वहाँ पे साबरमती में एक इकोसिस्टम वहाँ बनाया जाएगा। फिर HSR ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बड़ोदरा जो मैंने अभी दिखाया, इसमें 75 लाख टन ऑफ सीमेंट का उपयोग होगा और 21 लाख टन ऑफ स्टील इनका उपयोग होगा। तो ये हमारे जो इन हाउस अगर हम सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा, इनडायरेक्ट जॉब और जनरेट होगी और साथ में जो 21 लाख टन स्टील का प्रयोग है, तो ये सारे जो है ये कोर इंडस्ट्री है हमारी, कोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो ये हमारे जो बैकबोन है हमारी इकॉनमी की उसको संभालते हैं, इसीलिए ये काफ़ी इसेंशियल है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी है। ये सारे ऑफिशियल है, ऑफिशियल डेटाज है। और अब देखें कि हाई स्पीड रेल में बाकी देशों में क्या हो रहा है। पहले तो हाई स्पीड जो रेल है यानी बुलेट ट्रेन है उसकी कैटेगराइजेशन की गई है। तो फर्स्ट जो होती है वो बेसिकली 250 किलोमीटर उनकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ डेडिकेटेड ट्रैक 250 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड डेडिकेटेड ट्रैक पे। सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो एग्जिस्टिंग ट्रैक को अगर अपडेट कर दिया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए, तो उस पर भी अगर 200 किलोमीटर स्पीड से ये ट्रेन रन कर सकती है तो वो भी सेकेंड कैटेगरी में ये हाई स्पीड रेल के उसमें आएगी। थर्ड कैटेगरी में जहाँ कुछ सेक्शन में जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, जैसे कि आपका पॉपुलस जो एरियाज है उसके थ्रू अगर ट्रैक जा रही है या फिर कोई माउंटेनियस रीजन है या फिर कोई इस तरह के कर्व वाले इलाके हैं तो वहाँ पे स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जनरली जो बाकी और ट्रैक पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी रन करती है, ट्रेन रन करती है, तो उसको भी एक तरह से कैटेगरी 3 के अंदर हाई स्पीड रेल ही कहा जाता है। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये। उसके बाद जापान को एक तरह से कहा जाता है ब्रेक थ्रू। तो ये जापान की ट्रेन है जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है अभी के समय में। ब्रेक थ्रू शिंकानसेन वहाँ स्टार्ट हुई थी। ये पहली वहाँ की जो ट्रेन है जिस बुलेट की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम बुलेट ट्रेन पड़ा था, जो ओरिजिनल 0 सीरीज कहते हैं इसको, शिंकानसेन ट्रेन। तो ये जापान की तरफ से। फिर
बाकी देशों ने इसको अडॉप्ट किया, काफ़ी ज़्यादा और भी देश इसके साथ जुड़ गए। यूरोप में लगभग सारे बड़े देशों में हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी या हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। उसके बाद एशिया में भी चाइना में आ गया है, साउथ कोरिया में है, उसके बाद ताइवान में है, मिडिल ईस्ट में, जापान में तो है ही, टर्की है, उज़्बेकिस्तान है, ये सारे देशों में अभी ये है। उसके बाद आगे जाके जो नए देश हैं जैसे इंडोनेशिया, डेवलपिंग देश हैं, थाईलैंड है, उनके यहाँ भी वो भी अब अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 3 बिलियन के करीब 2016 में टोटल जो ये थे ट्रैवल वाया हाई स्पीड रेल नेटवर्क में, ये 2000 में मात्र 1.6 बिलियन लोग थे, अब जाके 3.6 बिलियन, तो लगभग 3 गुना का ये हुआ है। और फिर जो है इसमें और जाके आप नई टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन्स उनको देख सकते हैं। और तो बेसिकली जो पॉइंट है वो यही है कि काफ़ी देशों ने इसको अडॉप्ट किया और जापान एक तरह से बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया है। आज के समय में चाइना ने अपने तरफ को उसको दिखाया है कि वो कितना ज़्यादा इससे एडवांटेज ले सकता है, और इसने अपनी इकोनॉमी में काफ़ी बूम लाई है। ना कि सिर्फ बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल नेटवर्क, बल्कि और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो एग्जिस्टिंग रेल लाइन है या फिर एयरपोर्ट्स हैं या फिर और भी जो बातें हैं, उसको ये मद्देनज़र रखते हुए उसको डेवलप करके उन्होंने एक तरह से मोबिलिटी को काफ़ी इन्हांस किया है, नए नए शहर बसाए हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या फ्रेट ये लॉजिस्टिक मूवमेंट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ किया है। तो इसीलिए उसके कारण उनकी इकोनॉमी में काफ़ी तेज़ी आई है और 10% 10% जीडीपी ग्रोथ उन्होंने देखा है। अब वो अपने इन हाउस जो है प्रोडक्शन भी करते हैं मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन की, और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और साथ में दूसरे देशों को मदद भी करते हैं कंस्ट्रक्शन में। वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं दूसरे देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाने के। हमें भी इस तरह के अब अपने इन हाउस इस तरह का सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए, और हमारे इकोनॉमी में ऐसे अब बूस्ट है, तो ये एडवांटेजेज है। उसके बाद इसमें आप एयरलाइंस के साथ कंपेयर करेंगे तो एयरलाइंस में जो चीज़ें हैं, जैसे पहला कि एयरलाइंस में आपको जो फेयर होता है वो 3000 होता, अगर मान के चलें मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 500 किलोमीटर का जो ये है डिस्टेंस है उसको कवर करने में। और बुलेट ट्रेन में भी अगर 3000 होता तो लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन को छोड़ के लोग एयरप्लेन में ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर ओवरऑल प्रोसेस देखा जाए तो आपको बैगिंग चेकिंग करना होता है, फिर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपको शहर से बाहर जाना होता है, क्योंकि पेरीमीटर, शहर के पेरीमीटर से बाहर ही एयरपोर्ट बने रहते हैं। चूँकि जो पॉपुलेशन है उसके कारण जो अगर फर्दर एक्सपेंशन है वो कहीं बाधा ना बन जाए, इसीलिए एयरपोर्ट हमेशा शहर के बाहर बने होते हैं। बुलेट ट्रेन में ये बात नहीं है, आप स्टेशन शहर के अंदर बना सकते हैं, अगर ग्राउंड पे जगह नहीं है तो अंडरग्राउंड बना सकते हैं, जैसे कि मुंबई में बना रहा है। दूसरा है वेदर को लेके, अगर वेदर थोड़ी सी खराब होती है तो जनरली एरोप्लेन के साथ होता ये है कि कैंसलेशन और डिले के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा ट्रेन में है नहीं। आप ट्रेन में आराम से नॉर्मल जो वेदर ऑल वेदर ट्रेन चलती हैं, लेकिन कभी कभी जो एक्सट्रीम वेदर के कंडीशंस होते हैं उसमें शायद वो कैंसिल हो जाए, जो कि नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलता है अगर कंपेयर करें एयरलाइंस के साथ। तो तीसरा जो है तो वो है आपकी जो टेक्निकल फॉल्ट, उसमें भी एयरलाइंस को प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर डिले हो गया तो फिर या कैंसिलेशन हो जाता है। अगर आपको एक नई फ्लाइट में जाने को होगा तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्लॉट बुकिंग रहती है, जो टैक्सी बे एरिया उसमें स्लॉट बुकिंग होती है पर प्लेन की, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वही अगर बुलेट ट्रेन में देखें तो अगर एक ट्रेन खराब हुई तो दूसरा रैक वहाँ पे डाल सकते हैं और ट्रेन स्मूथली फिर जो ट्रैफिक है वो चलने लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और भी देखें तो जैसे फेयर के बारे में बात की तो फेयर जो है वो लोअर कॉस्ट एयरलाइंस की है। अगर हायर कॉस्ट या फुल सर्विस एयरलाइंस की टिकट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर यही बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो फुल सर्विस आपको उसी लो कॉस्ट एयरलाइन के फेयर के अंदर मिल जाएगा, इसीलिए आपकी जर्नी भी कंफर्टेबल होगी। जैसा कि अभी आप हम बहुत सारे इंडिया के प्रीमियर ट्रेन में देख सकते हैं, जैसे तेजस है या फिर वंदे भारत है या फिर शताब्दी है, इन सब में
आपको खाना भी मिलता है, कंफर्टेबल चेयर्स होते हैं और सारा इंक्लूसिव इन फेयर रहता है, इसीलिए आपको और कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक एडवांटेज और है। और अगर पॉल्यूशन की बात करें तो एयरलाइंस काफ़ी पॉल्यूशन फैलाते हैं, और बुलेट ट्रेन के साथ है कि जीरो इमिशन है, क्योंकि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करती है, इसलिए कोई भी इमिशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये रोडवे के साथ भी सेम है। रोडवे के साथ एक और मतलब बुलेट ट्रेन की एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर आप कैरी कर सकते हैं। रोडवे में जो बसेस हैं या कार्स हैं उनमें उतने ज़्यादा पैसेंजर कैरी नहीं कर सकते, फिर कंजेशन होती है और बहुत सारी बातें होती है। अगर डिस्टेंस मिड रेंज की हो, जैसे 500 किलोमीटर, उस तरह की डिस्टेंस में आपको जो रोडवेज है उससे बेहतर ट्रेन होता है अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए। एक और खासियत और कुछ बातें होती है, जैसे कि अर्बनाइजेशन काफ़ी ये हो जाता है। जो जापान में या चाइना में हमने देखा है कि नए नए शहर बसे हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो अर्बन सेंटर, एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर है, वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गए हैं, इसलिए नई जगहों पे लोग जाना चाहते हैं। और उसके बीच में अगर डिस्टेंस कम हो, कनेक्शन अच्छा हो, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो इसीलिए वो आराम से उस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अर्बन सेंटर हो जाता है और नए नए शहर बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो है उनमें डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ जाती है। और साथ में जो पैसेंजर होते हैं वो अगर बुलेट ट्रेन में शिफ्ट हो जाए, हाई स्पीड रेलवेज में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव ही पैसेंजर्स के लिए होती है, उनमें फ्रेट आप नहीं कर सकते, तो वो जो लाइंस फ्री हो जाती है, फिर पैसेंजर अगर वो जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसको हटा के आप फ्रेट ट्रेन दौड़ा सकते हैं, यानी मालगाड़ी दौड़ा सकते हैं। इसके कारण लॉजिस्टिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो डायरेक्टली फैक्ट्री से शिपमेंट के लिए आप पोर्ट भेज सकते हैं काफ़ी इजीली। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है जो आप एक तरह से अगर इसको प्रो कॉन्स को मिलाएं तो प्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। और अभी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है उसका आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं इनडायरेक्टली, अगर गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को घाटा होता है, लेकिन पब्लिक को अगर फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है। आप डिपेंडेंसी गवर्नमेंट में कम रखते हैं, जो आपकी अपनी परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका टाइम बचता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। इसके साथ ही और भी जो प्रोजेक्ट हैं उसको भी चलने देना चाहिए, उसको भी, वो भी इसेंशियल है, इसीलिए दोनों को साथ रखते हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोजेक्ट है उसको हमें अडॉप्ट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हम वैसे भी लेट हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी या ये जो सिस्टम है ये काफ़ी पुराना है, ये हम अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो देशों ने अडॉप्ट किया था वो अब जाके इन हाउस प्रोडक्शन करने लगे हैं। तो इसीलिए अब ये काफ़ी बातें मैंने आपके सामने रखी है। आपको इस बारे में ये कुछ कहना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आपको मेरा ये जो छोटा सा एनालिसिस था वो कैसा लगा। इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। आज के लिए बस इतना ही। हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। प्रणाम, नमस्ते एंड वंदे मातरम।